मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दबा की। ये बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जहाँ जिस तरीके से राजनीतिक संकट के साथ साथ जो कोर्ट का संकट है वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत अभी विधानसभा के सत्र की मांग को मंजूर कराकर लौटे ही थे कि अब राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है अशोक गहलोत को और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है स्पीकर सीपी जोशी को, और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सचिवालय है उसको भी, साथ ही साथ उन 6 बीएसपी विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है जिनका मर्जर करा दिया गया था, तथाकथित मर्जर कराया गया था कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत को ये लग रहा था कि पिछली बार जिस तरीके से वो बीएसपी के एमएलए को अपनी पार्टी में मिलाकर आराम से सरकार चलाने में कामयाब हो गए थे, ऐसा वो इस बार भी कर लेंगे। और इस बार भी उन्होंने वही खेल खेला, 6 एमएलए को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। इसको लेकर बाद में आरोप भी लगे थे कि इनको बहुत मोटी रकम दी गई है अशोक गहलोत के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सभी को, जिसमें 6 एमएलए, सीपी जोशी और जो सेक्रेटरीट है असेंबली का, उन सभी को 11 अगस्त से पहले अपने जवाब हाई कोर्ट के सामने पेश करने हैं कि क्या हुआ था पूरा इस मामले में। इस बात को झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि 6 महीने तक बीएसपी इस मामले में कोर्ट क्यों नहीं आई थी। वही कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि इतने दिन हो गए, अब उसके बाद बीएसपी की नींद इसलिए खुली है क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने जैसा कि कहा था कि ये अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं संविधान की हत्या करने के लिए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये मामला पूरा का पूरा उलझता नजर आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि अभी 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही गई है, लेकिन 14 अगस्त तक अशोक गहलोत को अपने सभी विधायकों को फेयरमेंट होटल में बाड़ाबंदी के अंदर रखना है, जो कि एक बहुत बड़ी सरदर्दी उनके लिए साबित होने वाली है। अशोक गहलोत ने आज सीएलपी की मीटिंग में स्पष्ट किया कि अभी सभी को फेयरमाउंट होटल में ही रहना पड़ेगा। मंत्रियों को यह छूट रहेगी कि वो अपने कार्यालय जाकर और वापस आ सकें, बाकी लोगों को इस तरीके की छूट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से विधायकों में खलबली मची हुई है। लेकिन अब जो 6 विधायकों को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद तो ये खलबली और ज़्यादा मचना लाजमी हो गया है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर अब ये समझा जा सकता है कि जिन 102 विधायकों के समर्थन का दावा अशोक गहलोत कर रहे थे, उसमें से 6 विधायक बीएसपी के हैं जिन्हें अब तक वो कांग्रेस का बताते रहे हैं, और उनके खिलाफ सतीश मिश्रा पहले ही बीएसपी की तरफ से व्हिप जारी कर चुके हैं और उसमें कहा जा चुका है कि कांग्रेस सरकार के किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना है विधानसभा के अंदर। इस स्थिति में अशोक गहलोत के पास अब चारा क्या बचता है? उनके पास पहले ही जो कम विधायक हो गए थे, क्योंकि सचिन पायलट के साथ 18 विधायक जा चुके हैं, उसके अलावा वो 4 विधायकों के और साथ में होने का दावा कर रहे हैं। इस तरीके से 23 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। 6 विधायक जो अभी बीएसपी के हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। अगर वो कांग्रेस का साथ देते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, और अगर वो हाई कोर्ट से ही उन्हें ये कह दिया जाता है कि उन्हें पार्टी की बात माननी पड़ेगी, पार्टी में वापस जाना पड़ेगा, तब भी कांग्रेस की सरकार संकट में आ जाएगी। ये सब मिलाकर 29 विधायक होते हैं और ये 30 के आंकड़े के आसपास है। 30 का आंकड़ा ये वही आंकड़ा है जो सचिन पायलट ने शुरुआत में बताया था कि हमारे साथ 30 विधायक हैं, और इसको लेकर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। सीपी जोशी और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सीपी जोशी वैभव गहलोत से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छा हुआ कि 30 विधायक नहीं गए, नहीं तो हम हल्ला मचाते रह जाते और सरकार गिर जाती, कुछ नहीं हो पाता। हमने जो 10 मार्च को ही तो किसी तरीके से मैनेज कर लिया था राज्यसभा चुनावों से पहले, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी थी, अगर ये 30 होते तो सरकार करना लगभग तय माना जा रहा था। अब अगर इसी बात को आधार बना लिया जाए सीपी जोशी की बात को, हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे हमला बोला है सीपी जोशी के ऊपर, और ये कहा है कि सीपी जोशी पूरी तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, कांग्रेसी चाटुकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और वो अशोक गहलोत के इशारे पर उनकी सरकार बचाने के लिए तमाम चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा 29 का है, ये उस 30 के आंकड़े से एक कम है, लेकिन अगर इसमें
जो दावा सचिन पायलट गुट के हरिराम चौधरी ने किया था उसको और मिला लिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 से 14 विधायक अभी भी फेयरमेंट होटल में बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट के साथ आना चाहते हैं। उनमें से अगर एक भी विधायक इस तरफ आ जाता है तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी, सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सचिन पायलट के बाहर जाने के बाद में अशोक गहलोत की सरकार पर जो संकट आया था वो अभी भी बरकरार है और 11 तारीख से पहले इन विधायकों को, सीपी जोशी को और जो असेंबली का यानी विधानसभा का सचिवालय है उसको अपना जवाब दाखिल करना है। उसके अलावा जो अन्य विधायक हैं जिसमें निर्दलीय विधायकों की संख्या 12 है जिनका समर्थन मिला हुआ है अशोक गहलोत को, उन 12 में से अगर 10 भी या 5 भी या 6 भी किसी तरीके से सचिन पायलट या भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाते हैं तब सरकार कैसे बचेगी, ये अशोक गहलोत का सरदर्द है और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान देखे गए हैं। और उसी परेशानी का नतीजा था कि वैभव गहलोत और सीपी जोशी के बीच जो बातचीत हुई है उसके अलावा उनकी परेशानी बढ़ाने में उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी हैं। भंवरलाल शर्मा जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी और उन्हें फंसाने की कोशिश की थी टेप कांड में, अब भंवरलाल शर्मा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और भंवरलाल शर्मा ने यह कहा है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ केस किया गया है वो गलत है और इस एफआईआर को खारिज किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, वो उचित नहीं है। ये कोई लीगल कार्रवाई नहीं थी और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने एसओजी द्वारा उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको खारिज करने की और एसओजी पर कार्रवाई करने की भी मांग हाईकोर्ट से की है, जो कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ एक और झटका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी विधायकों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है और एफआईआर करा भी दी है जिन्होंने राजभवन घेरने की कोशिश की थी। उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शामिल किया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सभी विधायक राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि संविधान के विरुद्ध है और संवैधानिक ताकतों, संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से अपमानित करने की साजिश के तहत था, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो काम अशोक गहलोत ने शुरू किया था एसओजी में एफआईआर करा के और सचिन पायलट को नोटिस भिजवाकर, अब वही काम भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी खुद की पार्टी या बसपा कर रहे हैं और उससे अशोक गहलोत की सरकार एक दिन ब दिन संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने काफ़ी कोशिशें की सचिन पायलट को मनाने की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हुई और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका ने भी हार मान ली। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर यह है कि आज प्रियंका वाड्रा ने अपना जो मकान था, जो सरकारी मकान, वो मुफ्त में उसमें रह रही थी और आनंद ले रही थी अपने जीवन का दिल्ली में रहते हुए, अब वो खाली कर दिया है, इसकी पुष्टि हो गई है। प्रियंका वाड्रा को ये नोटिस दिया गया था 1 महीने पहले और उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर वो 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक इस मकान को खाली नहीं करती है तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, वो उनकी मदद करेंगे मकान खाली कराने में। उससे डरते हुए प्रियंका वाड्रा ने उससे पहले ही मकान खाली कर दिया है। खबरें ये हैं कि वो अब दिल्ली छोड़कर गुड़गांव जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो अपने भाई के यहाँ जाकर रह सकती है, लेकिन भाई बहन में इतना ज़्यादा प्यार नहीं है कि वो अपनी बहन को अपने घर में रख सके, या फिर सोनिया गांधी के घर भी वो नहीं गई और उन्होंने गुड़गांव जाने का फैसला किया। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से बातें की गई और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो गांधी परिवार के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करके गलत संदेश दे रही है, बल्कि इन लोगों को तो आजीवन ऐसे घर में रखने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा महान काम किया है। अब कितने महान काम किए हैं उसके तो अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, उससे पता चल जाता है कि गांधी नेहरू परिवार ने इसके लिए इतने ज़्यादा महान काम किए हैं कि उसी गांधी नेहरू परिवार की बहू सोनिया गांधी बेल पर है, उसका दामाद बेल पर है और उसका बेटा भी बेल पर है। साथ ही साथ उसकी जो बेटी है उसके ऊपर भी अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में एक बंगला बनाने का कार्रवाई और केस चले हैं और चलते रहेंगे। तो इस तरीके से इस परिवार की जो सच्चाई है उसको अब उनके जो पुराने सहयोगी हैं वो भी खोलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम लिया, अब कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री रह चुके कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक हॉर्स ट्रेडिंग है, तो वो किसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे रहे हैं।
कुमारस्वामी का जो ये तंज है वो हकीकत बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में एकदम से डिग्रीधारी है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है और उसके पास जिस तरीके के अब जो केस आया है बसपा वाला वो भी हॉर्स ट्रेडिंग का ही नमूना है कि उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी के जो विधायक थे उन सभी को अपनी पार्टी में धन बल के जोर पर अंदर करा लिया और सीपी जोशी ने उस मामले में जो एक याचिका लगी हुई थी उसको खारिज करके उनके उस मर्जर को यानी कि पार्टी में शामिल होने को वैध ठहरा दिया था, जिसको लेकर बसपा ने अब आवाज़ उठाई और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए सीपी जोशी से और विधानसभा के सचिवालय से और उन सभी 6 विधायकों से जवाब तलबी की है। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 14 अगस्त के बाद में जो सत्र चलेगा उसमें ये 6 विधायक तो कम से कम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर इनका देखा देखी 5-6 विधायक और आ जाते हैं तो विश्वास मत लाने का जो एक अंदरूनी खेल चलने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये गणित उतना ज़्यादा स्पष्ट हो गया तो हो सकता है कि विधानसभा का सत्र बुलाने की जरूरत ही न पड़े, उससे पहले ही अशोक गहलोत इस्तीफा दे दें। बसपा के जिन 6 विधायकों को नोटिस दिया गया है वो उनके नाम अगर मैं बोलूँ तो लखन सिंह जो कि करौली से विधायक हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा जो उदयपुर बाटी से विधायक हैं, दीपचंद खेड़िया किशनगढ़ वास से विधायक हैं और जोगेंद्र सिंह अवारा नदवई से, संदीप कुमार तिजारा से विधायक हैं और वाजिब अली नगर जो कि भरतपुर की सीट है उससे विधायक है। इन सभी को नोटिस दिया जा चुका है और इस नोटिस का अब असर भी देखने को मिलेगा और इसके बाद जिस तरीके से खलबली मचने वाली है गहलोत के कैंप में कि एक ही दिन में कितनी सारी खबरें उनके खिलाफ आ गई हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि 14 अगस्त का जो विधानसभा सत्र बुलाने की उनकी मंशा है वो शायद पूरी न हो पाए। जय हिंद, जय भारत।